नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी अभी आप कर रहे होंगे। तो डेली की तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। हम मात्र 6 प्रश्न देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे द्वारा इससे रिलेटेड स्टैटिक चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा, जो कि आपको पता होगा कि आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन इससे रिलेटेड स्टैटिक चीजों पर बहुत ज्यादा प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों को करने के बाद अगर आपने इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और उसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के इस प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट देश से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, ये मैं बताऊं इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर जो है 1905 के अंदर 1905 7 अगस्त 1905 को भारत के अंदर क्या होता है कि इस समय भारत का वायसराय होता है लॉर्ड कर्जन इस समय भारत का वायसराय होता है। लॉर्ड कर्जन ये कहता है कि मुझे बंगाल का विभाजन करना है। उस समय बंगाल के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र बंगाल के अंदर होते हैं। बंगाल की मिट्टी जमीन बहुत उपजाऊ होती है। तो बंगाल को लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कहा जाता है कि बंगाल का हमारे द्वारा विभाजन किया जाएगा। विभाजन का कारण ये कहा जाता है कि वहां पर प्रशासनिक रूप से कंट्रोल नहीं स्टैब्लिश हो रहा है, प्रशासनिक रूप से हमारे द्वारा नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जो है बंगाल का विभाजन किया जाएगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य लॉर्ड कर्जन का ये नहीं था कि प्रशासनिक विभाजन करना। मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो राज्य करो, अर्थात हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट दो, तो ये उसकी नीति थी। लेकिन इसी बात का विरोध होता है और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन, जिसे बोलते हैं नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन के थ्रू ये कहा जाता है कि हमें लॉर्ड कर्जन के इन नीतियों का पुरजोर विरोध करना है और जो भी विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी स्कूल हैं, विदेशी कॉलेज हैं, उन सभी का बहिष्कार करना है। और उसी समय से ये कहा जाने लगा कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम भारतीय कपड़े पहनेंगे, और भारतीय कपड़ों को पहनने के लिए हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना था। और उसी लिए हथकरघा उद्योग की शुरुआत होती है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जनरली ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की, इसीलिए 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। वास्तव में अगर बात करें तो उद्देश्य तो यही था कि इस कारण से 7 अगस्त डेट डिसाइड की गई। लेकिन भारत के अंदर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत होती है 2015 के अंदर। 2015 के अंदर चेन्नई में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मनाया जाता है, मतलब वहीं से उसकी शुरुआत होती है। हथकरघा दिवस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं और लागू की भी जाएंगी। अगर हम देखें हाल ही के समय में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में हथकरघा से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, एक एक्सपो का आयोजन किया जाएगा दिल्ली के अंदर। उसके साथ साथ अगर देखें तो हथकरघा उद्योग की अगर बात करें तो हथकरघा उद्योग के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें भागीदारी देती हैं। लगभग 70% से अधिक, एक आंकड़े के अनुसार ये माना जाता है कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री जो उसमें 70% से अधिक महिलाएं ही उसमें रोजगार के रूप में या रोजगार करती है। 70% महिलाएं उसमें कार्य करती हैं, 70% से अधिक महिलाएं उसके अंदर कार्य करती हैं। और अगर बात करें हथकरघा की तो हथकरघा से रिलेटेड एक गणना हुई थी 2019-20 में। तो उस गणना में एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में बात कही गई थी कि सबसे ज्यादा हथकरघा के श्रमिक कहां पर हैं, तो असम, ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा हथकरघा के श्रमिक कहां पर हैं, तो असम के अंदर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इससे कुछ प्रमुख बातें आपको बताई। चलिए अगला प्रश्न है
कि बुक है अ बेगम एंड अ रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मी बाई 1857। ये बुक है, पूछा जा रहा है कि बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैं बताऊं कि ये लेखक जो भी बुक लिखते हैं, ज्यादातर इनकी जो भी बुक होती है वो 1857 की जो क्रांति थी, जो कहते हैं कि भारत की पहली क्रांति थी, जिसे मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा, तो उसी क्रांति से रिलेटेड ये बुक ज्यादा लिखते हैं। लेकिन इनकी एक बुक है जिसका नाम बताऊं, उसके पहले मैं ये बता दूं कि लिखी इन्होंने किसने बुक लिखी है। तो इनका नाम है रुद्रांशु मुखर्जी। रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है, ये इनकी बुक है। एक और बुक है इनकी, याद रखिएगा, नेहरू एंड बोस, पैरेलल लिव्स, ये भी इनकी एक पुस्तक है। बाकी इनकी जितनी पुस्तक है वो 1857 से रिलेटेड होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। तो ये नाम बदला गया, उसके पहले बताऊं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1990 से 91 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे पहला ये मिला था विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद को ये पहला पुरस्कार राजीव गांधी मिला था। इसका नाम बदला जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा जाएगा। बात करें ध्यानचंद की, तो ध्यानचंद के ही नाम पर जो है 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टेलिसमैन सेवर का प्रमुख युद्धाभ्यास, मतलब ये एक्सरसाइज है, जल्दी मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री एक्सरसाइज कई प्रकार की होती है, बाइलेटरल होती है, ट्राइलेटरल होती है, डोमेस्टिक होती है, युद्धाभ्यास है। तो ये युद्धाभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। अब आप सोचेंगे कि अब हमें ऑस्ट्रेलिया के युद्धाभ्यास को पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास 2021 का है ये, और जनरली इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। लेकिन कुछ और ये जनरली इन्हीं दोनों का प्रमुख युद्धाभ्यास है, लेकिन कुछ और भी देश इसके अंदर आते हैं, जैसे जापान है, यूके है, कनाडा है, जनरली कुछ और कहते हैं साउथ कोरिया है। ये सब जो है इसके प्रमुख पार्टिसिपेंट्स करते हैं इस युद्धाभ्यास के अंदर। लेकिन सबसे अच्छी बात ये आप सोचेंगे भारत नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 2023 में जब जनरली ये युद्धाभ्यास जो होता है हर 2 साल पर होता है, तो 2023 में जब युद्धाभ्यास होगा तो भारत को इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और इसीलिए बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत 2023 के अंदर टेलिसमैन सेवर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेंट्स करेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट से रिलेटेड है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। तो देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट अगर क्रम से मैं बताऊं तो 800 विकेट मुरलीधरन के पास है, मुथैया मुरलीधरन। 708 विकेट जो सैनवान के पास है, स्पिनर थे, दोनों लोग स्पिनर हैं। 621 विकेट जो है जेम्स एंडरसन इनके पास है, और 619 विकेट अनिल कुंबले के पास है। तो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जेम्स एंडरसन, तो नाम याद रखिएगा जेम्स एंडरसन। ये जो है तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एक जल जीवन मिशन के बारे में है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को कुछ फंड आवंटित किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना फंड आवंटित किया गया है। इसके पहले मैं बताऊं कि जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को, और इसी के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक, कब तक? 2024 तक हम हर घर जल, मतलब भारत के हर घर में नल के थ्रू जल पहुंच जाना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक कहा गया कि हर घर जल नल होना चाहिए। तो याद रखिएगा 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है।
इस लक्ष्य को बहुत से राज्यों ने पूरा कर लिया। जैसे गोवा ने सबसे पहला राज्य था गोवा, जिसने जो है सबसे पहले हर घर जल ये लक्ष्य को पूरा कर लिया। हर घर जल का यहाँ पे लगभग 100% घरों में जो है जो ग्रामीण घर थे वहां पर जल की सप्लाई नल के थ्रू कर दी गई है। उसके बाद बहुत सारे राज्य बन गए हैं। तेलंगाना है, इसको पूरा कर चुका है। अंडमान एंड निकोबार है, इसने इसको पूरा कर लिया है। दादरा नगर हवेली जो है, दादरा नागर हवेली, इसने भी इसको पूरा कर लिया है। दमन एंड दीव ने भी इसे पूरा कर लिया है। तो अब उत्तर प्रदेश की बारी आई है। उत्तर प्रदेश को कहा गया कि भैया ये 2400 करोड़ रुपए लीजिए। कितना? 2400 करोड़ रुपए। ठीक है, और जल्दी से इस लक्ष्य को पूरा कीजिए कि आप अपने यहाँ भी जो 100% घरों में जल की सप्लाई पहुंच जाए, ग्रामीण घरों में। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पता हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य बना था जिसने जो है कोविड टेस्ट पूल के माध्यम, कोविड पूल का टेस्टिंग के माध्यम से किया था। कोविड की जो टेस्टिंग की गई थी वो कोविड पूल, एक ही साथ कई सारे लोगों की टेस्टिंग कर दी जाती थी कि उन्हें कोविड है या नहीं। तो ऐसा ये पहला राज्य बना था। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कुछ और भी कार्यों से फेमस था, जैसे कि जो सामुदायिक रसोई केंद्र था उसको जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग प्रमाणित जो है सामुदायिक रसोई केंद्र यहाँ शुरू किया गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।